हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो हम 12th क्लास की फिजिक्स किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे वास्तविक तथा आभासी गहराई यानी रियल एंड एप्रिएंट डेप्थ का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो वास्तविक तथा आभासी गहराई है, इसका जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, इसकी जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और कभी कभार इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम में भी सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम की पर्पज़ से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया आपकी में, तो पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए, जिससे कि अगली नेक्स्ट वीडियो डालूं तो वो आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक देखना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्लैब लेते हैं, कांच का आयताकार जो टुकड़ा होता है उसे हम स्लैब बोलते हैं। तो हम एक स्लैब लेते हैं और उसके नीचे आपको एक स्लैब दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये जो ए बी सी डी, ये आयताकार स्लैब आपको दिखाई दे रहा होगा, ABC। तो आयताकार स्लैब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो जाती है। ABCD और ये एक आयताकार स्लैब लेते हैं हम सबसे पहले, और इसके नीचे हम कोई एक वस्तु रखते हैं। मान लीजिए हमने वो वस्तु P बिंदु पर रखी, यहाँ P बिंदु पर हम कोई वस्तु रखते हैं। यहाँ P बिंदु पर हम कोई वस्तु लेते हैं। तो यहाँ P बिंदु यानी कांच के नीचे हम एक वस्तु लेते हैं, और इससे हम जब भी हमारी कोई भी हम वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से जो किरणें आती हैं वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हम इससे एक किरण लेते हैं, P बिंदु से मान लीजिए एक किरण चली है, ये वाली यहाँ M बिंदु पे टकराती है। ये यहाँ M बिंदु पे टकराने के बाद हम यहाँ एक अवलंब की रचना करते हैं। ये हमने अवलंब की रचना की है। अवलंब का हम नाम दे देते हैं S और ये L। अवलंब का हमने नाम दे दिया है SL। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, SL ये हमने नाम दे दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा S और L। अब ये जो किरण है SL, ये जो किरण SL, हम यहाँ एक अवलंब की रचना करते हैं। और जो यहाँ जो P बिंदु से ये जो किरण चली है, यहाँ M बिंदु पे टकराई, ये दर्पण M बिंदु पे टकराने के बाद जानी तो ये ऐसे करके चाहिए, यूं करके, लेकिन ये थोड़ा सा अवलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अवलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये जो कोण है इधर से जा रही है, तो इस कोण का नाम दे देते हैं हम I। और ये अवलंब से दूसरी तरफ है, इसका नाम हो गया R। इस कोण का नाम हो गया R। अभी हमने दो ही कोण लिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम
दूसरी एक और प्रकाश किरण लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले जो फिगर चित्र या प्रतिबिंब बनाए थे उनमें भी हमने 2 रेज किरणों का प्रयोग किया था। अब यहाँ से दूसरी किरण चलती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसका ये चिन्हित कर रहा है आगे की तरफ जाने के लिए, और ये यहाँ एन बिंदु पे टकराती है। तो जानी तो ये ऐसे करके चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, अवलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से यह विरल माध्यम में जा रही है। एन बिंदु पर टकराने के बाद अवलंब से दूर हट जाएगी। ये हम एक अवलंब की रचना कर लेते हैं। एन बिंदु पर ये हमने अवलंब की रचना कर ली। ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो अवलंब से दूर हटी थी ये किरण, यानी कि एम आर, ये एम बिंदु है यहाँ और ये आर बिंदु है। तो मैं कह रहा हूँ जो एम आर जो ये किरण दूर हटी थी, हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये यहाँ तक आती है। और इधर ये वाली जो किरण जो पी से एन तक किरण जा रही थी, अगर हम ये जो पी से एन तक किरण गई है पी एन बिंदु पर और वो अवलंब से दूर हट गई, तो हम उसको भी पीछे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ कहीं मिल नहीं सकती। पीछे की तरफ हम देखते हैं ये क्यू बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्यू बिंदु पर जाकर मिलती हैं। अब हम एक पैमाना लेकर ओ पी बिंदु से जाते हुआ एक क्यू बिंदु पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, जो कि ओ बिंदु पर ए बी को काटती है। यानी हम पी क्यू से होती हुई एक रेखा खींचते हैं जो कि ए बी जो आयताकार स्लैब का पृष्ठ है उसको ओ बिंदु पर काटती है। यहाँ ये ओ बिंदु पर काट रही है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा फिगर। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है, ये कैसी दूरी है, वास्तविक दूरी है उसकी। और जैसे मान लीजिए, और ये जो दूरी है यहाँ, ये तो हमें वास्तविक दूरी हुई ना, ये आभासी दूरी हुई, क्योंकि ये तो रियल की दूरी है। और यहाँ से यहाँ तक ये वास्तविक दूरी आभासी गहराई होगी, इसकी आभासी दूरी होगी इसकी, जो ओ क्यू है। क्योंकि हम वास्तव में ये किरणें कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये डॉट डॉट करके ये क्यू बिंदु पर मिलती हैं। जब ये अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे ऐसे लगेगा ये किरण यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये आभासी वस्तु है। तो ये जो इसकी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, वो क्योंकि ये दूरी कौन सी होगी, उसकी आभासी गहराई वाली। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक आयताकार स्लैब ए बी सी डी लिया और उसके किसी पी बिंदु पर हमने नीचे एक वस्तु रखी, उससे एक किरण चलती है। इस किरण का नाम है पी एम। पी एम पे हम एक एस एल अवलंब खींचते हैं, और अवलंब खींचने के बाद जो पी एम किरण है वो अवलंब से दूर हट जाती है। इसका नाम है एम आर, और एम आर को हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये यहाँ आती है। उसके बाद हम दूसरी किरण लेते हैं, पीछे दूसरी किरण चलती है और ये एन बिंदु पर टकराती है। यहाँ एक अवलंब की रचना करते हैं और ये भी अवलंब से दूर हट जाती है, इसको भी हम पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये क्यू बिंदु, ये यहाँ पे आपस में दोनों मिलते हैं, और हम इस बिंदु एक क्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं उस जगह पे हम एक बिंदु ले लेते हैं, क्यू बिंदु। अब हम पी से एक रेखा खींचते हैं, क्यू बिंदु से होती हुई वह ए बी को ओ बिंदु पर काटती है एक। और इसकी जो वस्तु रखी है पी बिंदु पर, अगर हम उस दूरी को यहाँ से नापें तो ये उसकी वास्तविक दूरी है। और जिस बिंदु पर ये दोनों यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ हम कोई व्यक्ति बैठा दें उसे लगेगा कि ये यहाँ रखी है वस्तु, यहाँ ना रख के यहाँ रखी है। तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आभासी गहराई होगी, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनना है उसका वो आभासी प्रतिबिंब बनना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी हो जाएगी, आभासी गहराई हो जाएगी उसकी, क्योंकि हम अंदर पानी के अंदर की बात कर रहे हैं और अंदर की पानी के अंदर की उसको गहराई बोलते हैं। तो ये उसकी आभासी वस्तु की जो यहाँ तक आभासी वस्तु रखी होगी उसकी दूरी को हम क्या कहेंगे, आभासी गहराई। तो अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
एक चीज़ और अब मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई दो रेखाएं, अगर हम इस पे से अगर एक ऐसे तिरछी रेखा काट दिए तो ये जो कोण होता है वो, ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है वो कोण, सॉरी, मान लीजिए ये दो कोई रेखाएं और इस पे ऐसे एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये जो तिरछी रेखा काट रही है उसका ये जो कोण होता है, आप समझ रहे होंगे, वो इस मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। बना के थोड़ा पहले आप, इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से किसी सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ ये अवलंब से दूर हटी थी क्योंकि ये सघन माध्यम से किस में जा रहा था, विरल में, वायु में जा रहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दिखाई दे रही होंगी आपको अच्छे से, और इस पे एक हम तिरछी रेखा इन दोनों को काटते हुए गुजारते हैं। अब ये जो तिरछी रेखा आपको दिखाई दे रही हैं, तो इस पे जो ये कोण है, इस पे जो ये कोण है, इस जो रेखा है ना, इस रेखा पे जो ये कोण है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर वाले नियम से। और अगर अच्छी तरह से एक बार और मैं बता देता हूँ, थोड़ा इस पर दिक्कत हो रही है जगह की वजह से, मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अभी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, पेशेंस रखिए थोड़ा, अभी आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता ना करिए आप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मान लीजिए ये दो कोई समांतर रेखाएं, थोड़ा गणित की ओर चलते हैं हम, रेखा गणित में ये दो कोई समांतर रेखाएं। अब इसको एक ऐसे अगर तिरछी रेखा काटती है तो जो ये कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। इस कोण को नाम देते हैं हम एकांतर कोण। मान लीजिए ये आई कोण है, तो ये कौन सा कोण होगा, ये भी आई होगा। अगर ये आर कोण होता तो ये भी, अगर ये आर कोण होता तो ये भी आर कोण है। ये जौन सा कोण होता वही कोण ये होता। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। अब आप ये समझ गए होंगे। दूसरा एक चीज़ और, मान लीजिए ये दो समांतर किरण हैं, ये आपस में से एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। अभी मैंने अभी क्या बताया था आपको, जैसे कि एक तो ये बताया था, जैसे दो रेखाएं अगर ये ऐसे काट रही हैं तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के, यानी कि ये जो दोनों समांतर रेखाएं उनके भीतर वाले कोण और विपरीत साइड में एक दूसरे के में, तो वो हमेशा बराबर होते हैं। और इन कोणों को क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और अब बात करते हैं हम संगत कोण की। संगत कोण क्या होते हैं? जैसे कि दो रेखाएं आपस में समांतर, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो जो ये भार होता है एक, इसका अब हमने आर दे दिया, और ये इसके अंदर आर, यानी दोनों एक ही साइड में होते हैं लेकिन एक बाहर होता है एक अंदर होता है। इनको इन ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं हम? संगत कोण। संगत कोण, एक ही साइड में।
और ये विपरीत साइड में होते हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो इनको एकांतर कोण बोलते हैं हम, एकांतर कोण। लेकिन ये क्या होते हैं, इनके दोनों के अंदर ही होते हैं, ये एक अंदर है और ये एक बाहर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इन चित्र में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आराम से समझिए। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके एक दो बार पीछे करके 1-2 मिनट की आप पुनः देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ये एक किरण हो गई, ये एक रेखा मान लीजिए, ये एक रेखा है, ये इसके समांतर दूसरी रेखा है, ये जो एस एल है, जो मैं इसे थोड़ा पीछे से और घुमा लेता हूँ, तो ये आपको दोनों समांतर रेखा, एक ये रही एक ये रही, आपस में दोनों समांतर रेखाएं, और ये इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। तो जो ये कोण है आई, सॉरी, ये एक तिरछी रेखा काट रही है, देख रहे होंगे आप, ये वाली एक तिरछी रेखा काट रही है। तो ये कोण, इस कोण के बारे में पता था, ये आई कोण था, इसके साथ जो बन रहा था। अब जो ये वाला आई कोण है, तो ये कोण भी कौन सा होगा, आई कोण ही होगा। आप चित्र में दिख रहा होगा आपको, आप अच्छे से देख सकते हैं, चित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जब ये तिरछी, ये समांतर रेखा हो गई ना, और ये कोण ऐसे काट रही है, ये वाला हमें पता है आई कोण है, तो ये एकांतर कोण से कौन सा कोण होगा, आई कोण होगा। इसी तरह ये और ये दोनों समांतर रेखा हो गई। अब इनको ये वाली जो ये रेखा काट रही है, ये वाली रेखा तिरछी रेखा है इन दोनों के समांतर। तो ये जो वाला कोण होगा बाहर की तरफ आर, ये हमें पता है आर कौन सा, ये आपतन परावर्तन कोण है। तो ये वाला भी कोण कौन सा होगा, आर ही होगा। कौन से नियम से होगा, ये कौन से नियम से होगा, जो मैंने अभी बताया था आपको, संगत कोण वाले नियम से। और वो कौन से वाले नियम से था, वो एकांतर कोण वाले नियम से था बराबर। तो अगर फिर भी अगर आपकी समझ में ना आए तो आप दोनों की वीडियो अलग से मैथ इस पे यूट्यूब पे संगत कोण और एकांतर कोण डालकर देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। उसके बाद फिर पुनः इस फिगर को देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमने कोण अभी बताए थे आपको, इनको हम लिख लेते हैं। तो अब हम पहले लिखते हैं, हम ये वाले कोण को लेते हैं एम पी यू को, कोण एम पी यू। एम पी यू ये हो गया एम बिंदु, ये वाला एम, और एम से पी और ओ, यानी इस वाले कोण को ले रहे हैं हम एम पी यू, इस वाले कोण को ले रहे हैं एम पी यू। ये एम पी कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, एम पी ओ, एम पी ओ कोण एम पी ओ में जो ये कोण है आई, वो बराबर है कौन से कोण के बराबर है, वो इस वाले कोण के। ये देखिए पी एम एल के, पी एम और एल, पी एम एल। क्योंकि मैंने बताया था जो हम कोण लेते हैं बीच में, जैसे यहाँ हमने पी कोण लिया है, यहाँ एम लिया है, तो जो पी कोण होगा वो क्या है, वो कौन सा है, जो पी कोण है वो आई है, और यहाँ जो एम कोण कौन सा है वो भी आई है। तो दोनों ये बीच में आने चाहिए, या तो आगे से ले लो या पीछे से ले लो, लेकिन जो कोण दे रखा है हम उसे बीच में लेते हैं। जैसे कोण ये वाला लेना है हमें, पी वाला लेना है, तो हम कैसे लेंगे, एम पी एल, एम पी एल, एम सॉरी हाँ एम पी ओ, एम पी ओ कैसे लेना था हमें, ये ऐसे करके देखो एम पी ओ, एक तो ये ले लिया था हमने। अब ये वाला बाहर वाला लेना है, तो ये बीच में आना चाहिए हमारा एम वाला,
एम वाला बिंदु, क्योंकि एम पे आई बना हुआ है तो हम लेते हैं पी एम और इसका नाम दे दिया मैंने एल। अब ये आ गया। तो ये दोनों कैसे कोण है? आपतन कोण है, क्योंकि आई जो होता है आई वाला आपतन कोण होता है और आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं बराबर आई। और किस नियम से हैं ये दोनों आपस में बराबर? ये एकांतर कोण के नियम से हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम ये पर आपतन कोण हो गया। अब अपवर्तन कोण की बात करते हैं। तो देखिए अपवर्तन कोण में ओ क्यू एम, ओ ये ओ बिंदु हो गया और ये क्यू बिंदु हो गया, ओ क्यू और ये एम बिंदु हो गया, यानी ये वाला जो, क्योंकि जो अपवर्तन कोण है वो क्यू बिंदु पर ही बन रहा है तो क्यू बीच में आना चाहिए। और दूसरा जो अपवर्तन कोण है वो किस बिंदु पर बन रहा है? वो एम बिंदु पर बन रहा है तो एम बीच में आना चाहिए। तो हम इसे ले लेते हैं एस एम, इसका नाम दे देते हैं हम आर, एस एम आर। तो बराबर होगा ओ क्यू एम बराबर होगा एस एम आर के। और ये कौन से कोण है? अपवर्तन कोण है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और किस नियम से होंगे ये बराबर? संगत कोण के नियम से होंगे। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, प्रकाश किरण कांच से वायु में, यानी कि यहाँ नीचे से कांच से वायु में ऊपर की तरफ जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। अतः हम वायु के सापेक्ष, हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है। जो प्रकाश किरण है कांच से वायु में जा रही है। अतः हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लेंगे। तो कांच हम गिलास से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम जी लेंगे, जी एन ए। तो गिलास GNA में हम लेंगे तो साइन आई बटे साइन आर। और यहाँ अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा क्यों कर लेंगे? क्योंकि जो हमें जो किरण हम जो ऊपर से देख रहे हैं, हम वायु से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जो किरण जा रही है वो वायु से कांच में जा रही है। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ANG। तो दूसरी साइड भी उल्टी हो जाएगी। इसे हम करेंगे साइन आर अपॉन साइन आई। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम जो साइन आर है और जो साइन आई है, दोनों का हम मान निकालेंगे पहले। तो पहले हम साइन आर का मान निकालते हैं। साइन आर का मान देखिए, साइन आर चित्र में देखते हैं हम। साइन आर ये जो वाला है इसका मान निकालेंगे हम। ये कोण है तो इसके सामने का ये क्या होगा? OM क्या हो गया? ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री का है, ये काण हो गया। तो हम लेते हैं साइन आर बराबर लंब, यानी लंब क्या है हमारा? OM। काण क्या हमारा? काण ये वाला है, काण ये है QM। ऐसे ही अब लेते हैं हम दूसरे वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POM में। POM में लेते हैं। तो साइन आई, क्योंकि इसका जो कोण है वो आई है, तो साइन आई बराबर लंब। ये वाली भुजा, लंब तो समान होगा OM, लेकिन इसकी जो भुजा है वो बदल जाएगी। अब की बार जो काण है इसका जो काण बदल जाएगा भुजा, और वो क्या हो जाएगी? PM, यहाँ से यहाँ तक। और पिछली कहाँ तक था हमारी? Q से M तक थी, ये वाली थी। अब की बार यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। तो जी OM अपॉन PM समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर इसके मान रखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान धरेंगे। साइन आर का मान कितना निकला तुम्हारा? OM अपॉन QM। तो OM अपॉन QM
और ऐसे ही साइन आई का ओ एम अपॉन पी एम, तो ओ एम से ओ एम कट जाएगा, तो ए एन जी बराबर क्या बचेगा, पी एम अपॉन क्यू एम। समीकरण नंबर 4। यदि मान लीजिए हम ये जो एम बिंदु है, एम बिंदु को हम ओ के अत्यंत निकट मान लेते हैं, ये जो ओ बिंदु है उसके निकट मान लेते हैं, बिल्कुल पास में मान लेते हैं, हम इस बिंदु को यहाँ मान लेते हैं, इसके पास बिल्कुल। तो अत्यंत समीप होगा, तो जो दूरियाँ होंगी तो उस दूरी में जो पी एम दूरी है ना, क्योंकि हमें इसकी दूरी मालूम नहीं है इसलिए हम इसको इसके नज़दीक मान लेते हैं, इस ओ बिंदु के नज़दीक मान लेते हैं। तो जो पी एम होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी जो पी एम होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारी पी एम होगी वो पी ओ के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, क्योंकि ये बिल्कुल इसके निकट आ जाएगी, तो इस तरह से ये लंबा जाएगी। तो हम पी एम बराबर पी ओ मान लेंगे, और उसके बाद जो क्यू एम है, ये वाली है क्यू एम, वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू ओ के बराबर हो जाएगी, इसकी क्यू ओ के बराबर हो जाएगी। अब इन मानों को हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं इसमें। तो ए एन जी बराबर पी एम की जगह पी ओ, और क्यू एम की जगह क्यू एम की जगह क्यू ओ। अब इनके मान रखते हैं हम पी ओ की दूरी कौन सी है, पी ओ, ये जो दूरी है ये कैसी है, हमारी वास्तविक दूरी है ये हमारी, तो इसकी जगह हम रख देंगे वास्तविक गहराई। अब आए तुम्हारा क्यू ओ, ये दूरी है हमारी, ये दूरी कौन सी दूरी है, क्योंकि ये आवासीय प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो ये इसकी जो दूरी हुई वो कैसी हुई, आवासीय गहराई हुई। तो क्यू ओ की जगह हम क्या रख देंगे, आवासीय गहराई। तो ए एन जी बराबर वास्तविक गहराई बटे आवासीय गहराई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट छोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए